राजेश एक कारपोरेट कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। शहर की भीड़-भाड़ और काम के तनाव के बावजूद उसकी नज़रें अक्सर सड़कों और फुटपाथों पर भटक जाती थी। वह बचपन की एक घटना को भूल नहीं पाता था, जिसने उसके भीतर गहरी संवेदना भर दी थी। जब राजेश छठी कक्षा में था, उनके घर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, नाथू काका। वह अकेले थे और छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करते थे। एक ठंड रात घनघोर बारिश हो रही थी। राजेश ने देखा कि नाथू काका की झोपड़ी का एक हिस्सा गिर गया है और वह गीले कपड़ों में कांप रहे थे। राजेश तुरंत अपनी माँ के पास गया और सारी बात बताई। माँ ने बिना देरी किए उसे एक गर्म कंबल और कुछ खाने का सामान दिया। राजेश दौड़ कर गया और कंबल ओढ़ाकर खाना खिलाकर आया। अगले दिन नाथू काका को बुखार आ गया। राजेश और उसकी माँ ने मिलकर उनकी देखभाल की, डॉक्टर को दिखाया और दवाइयाँ दी। कुछ दिनों में वह ठीक हो गए। इस घटना से राजेश को एहसास हुआ कि मानवीयता सबसे बड़ा धर्म है। समय बीतता गया और राजेश बड़ा होकर अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। एक दिन दफ्तर से लौटते समय उसकी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। पास के फुटपाथ पर उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। फटे पुराने गंदे कपड़ों में लिपटी वह महिला एक पुरानी प्लास्टिक सीट के नीचे सिकुड़ी बैठी थी। उसके चेहरे पर बेबसी और आंखों में गहरा सूनापन था। राजेश ने पहले भी उसे देखा था, पर आज वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसे लगा यह सब देखकर भी अनदेखा करना उसके ज़मीर का अपमान होगा। अगले दिन वह घर से कुछ फल, बिस्कुट और पानी की बोतल लेकर गया। उसने महिला के पास जाकर धीरे से आवाज़ दी, अम्मा जी, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। महिला ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नज़रें राजेश पर टिकी, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पास की चाय की दुकान वाले ने धीरे से कहा, बाबूजी, यह गंगा मैया है, किसी से बात नहीं करती, बस बुदबुदाती रहती हैं। इन्हें कुछ खिलाओ भी तो फेंक देती हैं। राजेश को निराशा हुई, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फल और पानी वहीं रख दिया और चला गया। यह सिलसिला रोज़ का हो गया। वह कुछ न कुछ खाने पीने का सामान वहाँ रख देता और दूर से देखता। कभी कभी महिला उस सामान को छूती, कभी नहीं। एक शाम जब राजेश वहाँ पहुँचा तो गंगा मैया को ज़मीन पर लेटा देखकर उसे अनहोनी का आभास हुआ। वह तुरंत आगे बढ़ा और पास के क्लिनिक से एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि पोषण की कमी और अत्यधिक ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। राजेश ने किसी की परवाह न करते हुए उन्हें अपनी कार में बिठाया और एक सरकारी अस्पताल ले गया। इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे गंगा मैया की हालत में सुधार होने लगा। एक दिन जब राजेश उनके पास बैठा था, गंगा मैया ने कमज़ोर आवाज़ में बुदबुदाना शुरू किया, मेरा लल्ला, मेरा राजू, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? राजेश को झटका लगा। उसने पूछा, अम्मा जी, क्या कह रही हैं आप? आंखों में आंसू लिए वह बोली, मेरा एक ही बेटा था राजू, बहुत लाड प्यार से पाला। मेरे पति के जाने के बाद उसने ही मुझे सहारा दिया, पर फिर उसकी शादी हुई और बहू आ गई। बहू को मैं बोझ लगने लगी। मेरा बेटा भी धीरे धीरे मुझसे दूर होता गया। एक दिन उसने मुझे
घर से यह कहकर निकाल दिया कि यह घर अब मेरा है। वह आगे बोली, राजू ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मुझसे सारे कागजात पर दस्तखत ले लिया। उसने कहा, माँ ये बैंक के कागज़ हैं, साइन कर दो। मैंने अंधा विश्वास किया और सब कुछ सौंप दिया। कुछ ही दिनों बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं दर दर भटकती रही। बेटे के लिए मन में कोई द्वेष नहीं है, पर उसकी यादें, उसकी खुशियाँ मुझे विक्षिप्त कर गईं। मैं बस अपने राजू के लिए दुआ करती हूँ कि वह हमेशा सुखी रहे। राजेश की आंखें भर आईं। यह घटना उसे उसके बचपन के नाथू काका की याद दिला रही थी और उससे भी ज़्यादा यह कहानी उसे उसके एक सहकर्मी गौरव की याद दिला रही थी। गौरव अक्सर अपने माता पिता की देखभाल और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर शिकायत करता था। वह कहता था कि कैसे बूढ़े माँ बाप उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है। राजेश ने गंगा मैया की कहानी सुनकर दृढ़ निश्चय किया कि वह उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। इलाज पूरा होने के बाद वह उन्हें अपने घर ले आया। उसकी पत्नी नीता पहले थोड़ी संकोच में थी, पर राजेश की संवेदना देखकर उसने भी गंगा मैया को सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगा मैया के लिए यह दूसरा जीवन था। वह राजेश में अपने बेटे की छवि देखती थी। वह राजेश के लिए दुआ करती और अपने हाथों से उसके लिए कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें बनाती। एक दिन राजेश को पता चला कि गौरव ने अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब पिता की संपत्ति उनके हाथ में आ गई है तो पिता की ज़रूरत नहीं है। राजेश को गुस्सा नहीं आया, बल्कि गहरा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा, पैसा कमाना आसान है, पर मानवीय मूल्य कमाना कठिन। आज गंगा मैया को सहारा देकर मैंने सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं की है, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा की है। उसने गौरव को गंगा मैया की पूरी कहानी सुनाई और कहा, गौरव भूलना मत, आज तुम जहाँ हो अपने पिता की वजह से हो। जो बीज आज तुम बो रहे हो, कल उसकी फसल तुम्हारे बच्चे काटेंगे। गौरव को पहली बार अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे गंगा मैया की आंखों में अपनी माँ की छवि दिखी। राजेश मुस्कुराया। उसके मन में अब कोई मलाल नहीं था। उसने इंसानियत का दामन थाम कर न सिर्फ एक बेसहारा माँ को सहारा दिया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी कर्तव्यों की राह दिखाई। गौरव राजेश के सामने बैठा था। गंगा मैया की कहानी और राजेश की अंतिम बात सुनकर उसके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी और पश्चाताप के भाव थे। राजेश, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। पैसे और एक आरामदायक ज़िंदगी की चाहत में मैं भूल ही गया कि मेरे पिता ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए कितना संघर्ष किया है। मुझे लगा कि उनकी सेवा करना सिर्फ एक औपचारिकता है जिसे जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पश्चाताप अच्छी बात है गौरव, लेकिन अब सिर्फ पछतावा मत करो, कर्म करो। गंगा मैया जैसी स्थिति में पहुंचने से पहले अपने पिता को वह सम्मान और प्यार दो जिसके वो हकदार हैं। गौरव ने तुरंत अपने फ़ोन पर वृद्धाश्रम के मैनेजर को फ़ोन लगाया और अपनी बुकिंग रद्द कर दी। मैं आज ही घर जाता हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा
और उन्हें बताऊंगा कि वह मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं। गौरव ने राहत की सांस ली। धन्यवाद राजेश, तुमने मेरी आंखें खोल दी। इधर राजेश के घर में गंगा मैया अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। राजेश और नीता ने उन्हें सिर्फ शारीरिक सहारा ही नहीं दिया था, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा भी दी थी। गंगा मैया अब घर के छोटे मोटे कामों में नीता का हाथ बटाने लगी थी और बच्चों के साथ खेलती थी। उनकी बुदबुदाहट अब खुशी की फुसफुसाहट में बदल गई थी। एक शाम राजेश के पुराने पड़ोसी उनके घर आए। वही पड़ोसी जिन्होंने सालों पहले नाथू काका की मदद की थी। राजेश, हमें आज भी याद है तुमने बचपन में कैसे उस नाथू काका की मदद की थी। तुम्हारा वो दयालु स्वभाव आज भी बरकरार है, पड़ोसी ने स्नेह से कहा। पड़ोसी ने फिर गंगा मैया की ओर देखा और चौंक गए। अरे ये तो नलिनी चाची है, ये कहाँ कैसे? राजेश और नीता दोनों हैरान रह गए। आप इन्हें जानते हैं? पड़ोसी ने बताया। हाँ, यह हमारे पुराने इलाके में रहती थी। इनका बेटा विजय वह बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का था। इनके पति एक छोटे सरकारी कर्मचारी थे। विजय की शादी के बाद सुना था कि बेटे बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया था, पर किसी को यकीन नहीं हुआ। विजय तो अपनी माँ को अपनी दुनिया मानता था। राजेश को एहसास हुआ कि गंगा मैया का नाम नलिनी था और उनके बेटे का नाम विजय, न कि राजू। शायद विक्षिप्तता में वह नाम भूल गई थी। पड़ोसी ने आगे कहा, विजय ने बहुत पैसा कमाया, पर सुना है उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई और वह दिवालिया हो गया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वह अब कहाँ है किसी को नहीं पता। हो सकता है पछतावे में वह भी माँ को ढूंढ रहा हो। राजेश के मन में एक विचार कौन था। उसे लगा कुदरत का करिश्मा यहीं रुकने वाला नहीं है। राजेश ने पड़ोसी से कुछ पुरानी जानकारी ली। उसने अगले दिन अपनी कंपनी से छुट्टी ली और नलिनी अम्मा के बेटे विजय की तलाश शुरू कर दी। उसने पता लगाया कि विजय की कंपनी ने दिवालिया होने से पहले शहर के बाहर एक छोटा गोदाम किराए पर लिया था। राजेश उस जगह पर पहुंचा। वह एक वीरान इलाका था। गोदाम के पास एक पतला दुबला हताश सा व्यक्ति बैठा था। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें गहरी धसी हुई थी। उसके कपड़े मैले थे। राजेश ने हिम्मत करके पूछा, आप विजय हैं, नलिनी अम्मा के बेटे? वह व्यक्ति चौंक उठा। उसने डर और हैरानी से राजेश को देखा। आप कौन हैं और आपको मेरी माँ के बारे में कैसे पता? राजेश ने शांत भाव से सारी बात बताई। कैसे उन्हें गंगा मैया कहकर सड़क पर पाया, कैसे उनका इलाज करवाया और कैसे वह अब उनके घर में रह रही हैं। विजय की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैं कितना अभागा हूँ राजेश भाई। मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी माँ को घर से निकाला। मुझे लगा कि संपत्ति और पैसा ही सब कुछ है। जब मेरी कंपनी डूबी, पत्नी ने छोड़ा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। विजय ने रोते हुए कहा, मैंने जो पाप किया है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय इस टूटे हुए दिल के। मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा? राजेश ने उसे संभाला और कहा, नलिनी अम्मा ने सिर्फ एक बात कही थी, मेरा बेटा फले फूले। उन्होंने कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं मांगी। माँ का दिल हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार रहता है।
चलो अब देर मत करो। अगले ही पल राजेश और विजय नलिनी अम्मा के घर की ओर चल पड़े। जब वे घर पहुँचे तो नलिनी अम्मा बरामदे में बैठी धूप सेंक रही थी। जैसे ही विजय ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, नलिनी अम्मा ने उसे देखा। उनकी आंखें जो अब तक सूनी थी अचानक चमक उठी। उनके चेहरे पर बरसों बाद पहचान और ममता का भाव उभरा। राजू मेरा लल्ला। नलिनी अम्मा लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और विजय की ओर दौड़ी। विजय जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं पापी हूँ। नलिनी अम्मा ने उसे गले लगा लिया। उनके आंसू विजय के बालों में खो गए। उन्होंने प्यार से विजय के गंदे माथे को चूमा। तू आ गया बेटा, बस यही काफ़ी है। तेरी माँ ने तुझे कभी माफ़ किया ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी तुझे कसूरवार माना ही नहीं। राजेश और नीता दूर खड़े यह अद्भुत मिलन को देख रहे थे। राजेश ने नीता से धीरे से कहा, यही है नीता, कुदरत का करिश्मा। आज विजय को उसकी माँ मिली और नलिनी अम्मा को उनका बेटा। यह इंसानियत का दामन ही था जिसने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। विजय ने राजेश की ओर देखा। राजेश भाई, आपने मेरी माँ को दूसरा जीवन दिया। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए विजय, मुझे तो बस वह देखना था जो आज मैंने देखा। तुम अपनी माँ की सेवा करो और उन्हें खुश रखो, बस यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन दिवाली नहीं थी, कोई त्योहार नहीं था, पर राजेश के घर में खुशियों और संतोष का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। राजेश के घर में उस रात विजय और नलिनी अम्मा के पुनर्मिलन की खुशी में एक सादा पर भावनात्मक भोज आयोजित हुआ। नलिनी अम्मा ने अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया और विजय की आंखों से पश्चाताप के आंसू लगातार बह रहे थे। भोजन के बाद नलिनी अम्मा, जिन्हें अब सब माँ कहकर पुकारते थे, उसने विजय से कहा, बेटा अब तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम कहाँ रह रहे हो? विजय ने उदासी से सिर झुकाया। माँ, मैं शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में रह रहा था। मेरे पास अब कुछ नहीं है। कंपनी डूब गई और थोड़ा बहुत बचा था वह मेरी पत्नी ले गई। राजेश ने हस्तक्षेप किया। विजय, तुम चिंता मत करो, तुम अभी हमारे साथ ही रहो। माँ को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें माँ की। काम की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दिला सकता हूँ। तुम में योग्यता है, बस थोड़ी नई शुरुआत की ज़रूरत है। विजय ने कृतज्ञता से राजेश की ओर देखा। उसे लगा देवदूत होते हैं और राजेश उन्हीं में से एक था। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश ने दरवाज़ा खोला तो सामने गौरव खड़ा था। उसके साथ उसके पिता भी थे। गौरव ने नम आंखों से राजेश का हाथ पकड़ा। राजेश, मैं कल रात ही घर गया था। मैंने पापा से घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुझे हमेशा मेरी खुशी चाहिए थी और तेरी खुशी मेरी खुशी थी। मैं तुझे कभी बोझ नहीं लगा। गौरव ने अपने पिता की ओर इशारा किया। राजेश, पापा, आज से वह वृद्धाश्रम का विचार मेरे दिमाग से हमेशा के लिए निकल गया है। मैंने तय किया है कि मैं उनके लिए अपनी कंपनी के पास ही एक छोटा सा फ्लैट लूँगा ताकि वह मेरे नज़दीक रहें और मैं उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रख सकूं। फिर गौरव की नज़र नलिनी अम्मा और विजय पर पड़ी।
ओह, ये तो नलिनी चाची। गौरव ने नलिनी अम्मा को पहचान लिया। मैंने इन्हें बचपन में देखा था। राजेश ने गौरव को विजय से मिलवाया और पूरी कहानी संक्षेप में बताई। गौरव ने विजय को गले लगा लिया और कहा, विजय, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। विजय ने राजेश की मदद से कंपनी में एक मामूली नौकरी शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता। उसकी योग्यता को देखते हुए राजेश ने उसे जल्द ही एक बेहतर पद पर पदोन्नत करवा दिया। विजय ने पहला काम यह किया कि उसने अपनी पहली तनख्वाह से कुछ पैसे इकट्ठा करके एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, ताकि वह और माँ अपनी एक छोटी सी दुनिया फिर से बसा सके। जब वह नलिनी अम्मा को अपने नए कमरे में लेकर गया तो नलिनी अम्मा की आंखें फिर भर आईं। बेटा, यह महल से भी सुंदर है। यहाँ तेरी और मेरी खुशबू है। उन्होंने राजेश और नीता का धन्यवाद करने के लिए उनके घर जाकर उन्हें अपने हाथों से बना एक पारंपरिक पकवान भेंट किया। राजेश ने नीता से कहा, देखो नीता, हमने एक नेक काम किया और उस नेक काम ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। गौरव ने अपने पिता को सम्मान दिया। विजय ने अपनी माँ को सहारा दिया। हमारी जिंदगी में भी एक असीम संतोष आ गया है। नीता मुस्कुराई। हाँ राजेश, यह संतोष किसी भी धन या पद से बड़ा है। हमने सचमुच इंसानियत का दामन थाम लिया है। विजय और गौरव दोनों ही अब हर सप्ताह एक दूसरे से मिलते, अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात करते और राजेश को अपना गुरु मानते। इस तरह एक सड़क किनारे मिली बेसहारा माँ की कहानी ने एक पूरे समाज को मानवीय मूल्यों की याद दिलाई और यह साबित कर दिया कि ईश्वर कभी कभी राजेश जैसे सच्चे और दयालु इंसानों के रूप में कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा रचते हैं।